चलो ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान जिनसे मेरी मुलाकात हुई अराउंड कपल ऑफ मंथ्स बैक, और मैंने जब इनसे बात की तो पता लगा कि there's an entire treasure chest of knowledge there, and I thought would love to expand on that in a podcast. मैंने उनको invite किया and he graciously accepted. Bilal Musharraf साहब, he was the former vice president of Khan Academy. He has a lot of experience on the education and the edtech space, as well as उससे पहले I believe capital markets and insurance, and उस साइड पे आप थे। हाँ, शुरू मैंने एक्चुएरियल प्रोफेशन में की, फिर ग्रेजुएट स्कूल के बाद मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आ गया। खान अकेडमी वाज माय फर्स्ट forte. I was part of the founding team, and then and we're going to expand more on that as well. For a lot of people, obviously, when you're looking at the name, he is the son of the former president and the chief of army staff of Pakistan, Pervez Musharraf sahab. But yes, thank you so much, Bilal bhai, for being part of the conversation. Thank you for having me. मैं conversation को start करूँगा just trying to understand a little bit about your early life. Where were you born? Education कहाँ पे ली? And what was life like growing up? I was born in the Twin City. मैं रावलपिंडी की मेरी पैदाइश है। वो शहर जिसके बारे में इस्लामाबादी जो हैं जिसका जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन अब तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी एक ही शहर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। And आर्मी ब्रैट पूरे मुल्क में रहा हुआ हूँ ज़्यादातर ज़िंदगी, लेकिन पंजाब में गुजारी है। एक खारिया में रहा हूँ बहुत। देन इंटरमीडिएट मैंने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से किया था। अच्छा, कौन सी ईयर में? 89. And then where'd you go for your university? For my bachelor's, I went to University of Illinois Urbana-Champaign. अच्छा, was that a random sort of decision? Were you guys always in Pakistan या उससे पहले आपका कभी हुआ था, चक्कर लगा था बाहर का? कभी नहीं लगा था। तो इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ, मेरे फादर की कभी बाहर पोस्टिंग नहीं हुई थी, लेकिन इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ जिस साल मैंने इंटर किया है उस साल मेरे फादर, ही वाज अ ब्रिगेडियर एट दैट टाइम, सो ही वाज सेंट फॉर अ 1 year कोर्स। एक होता है RCDS का लंदन में, तो ही वाज सेंट फॉर दैट 1 year कोर्स। सो आई वेंट अलॉन्ग विद द फैमिली। एंड वो ज़माना ऐसा था 80s का कि बहुत स्ट्राइक्स वगैरह होती थी कैंपसेस से। सो आई गॉट एडमिशन इन UET, बट द क्लास दैट ईयर इट हैड टेकन देम 7 years टू कंप्लीट देयर बैचलर्स। तो मैंने वालिद साहब को वही पिच दी कि भाई एक तो वक्त बहुत लगेगा मुझे वहाँ से ख़त्म करने में, और दूसरा आई वांटेड टू गो एज वेल टू द US टू स्टडी। सो it was a big decision for him. मेरे चचा रहते थे अमेरिका में, तो I ended up applying and I went to the US while my family came back. और उसमें डिग्री आपने कौन सी की थी? Actuarial science. अच्छा, what's that? It's basically the use of statistics in finance. और वो जहाँ अप्लाई होता है वो liability assessment, financial liability assessment के लिए होता है, क्योंकि ऑन द एसेट साइड तो आपकी जो कैश फ्लोज की फ्रीक्वेंसी है और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो रीजनेबली श्योर होता है, लेकिन ऑन द लाइबिलिटी साइड दोनों अनसर्टन होते हैं, द फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए आपको दोनों की मॉडलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि आपको एक गेस्टिमेट मिल जाए कि हाँ जी मोटा मोटा ये आपको लॉस, उस पर पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री उस प्रेमिस पे बेस्ड है, वो फिर घुमा के उसको प्रोडक्ट के तौर पे बेचती है। इसी तरह पेंशन प्लान्स इस तरह चलते हैं, जहाँ भी फाइनेंशियल लायबिलिटी इन्वॉल्व है वहाँ एक्चुअरीज इन्वॉल्व। सो जस्ट बेसिकली जस्ट टू अंडरस्टैंड इन अ सिंपलर कॉन्टेक्स्ट, अगर 50,000 लोगों ने इंश्योरेंस ली हुई है और उसमें से हमें नहीं पता कि अगले साल एक्सीडेंट्स कितने होंगे, तो आप एक सॉर्ट ऑफ कोई फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे कि यार ऑन एवरेज एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो इतने % लोगों के होते हैं, ऑन एवरेज उसकी ये कॉस्ट आती है छोटा एक्सीडेंट से लेके बड़ा एक्सीडेंट, एंड सो एटलीस्ट अगर हम 50,000 लोगों ने ली भी है तो हमें लेट्स से एट 500 रुपीज़ इतना कैपिटल गैदर करना है कि जिसके अंदर हमारा वो कवरेज भी हो जाएगी एस्टिमेटेड, और उसके ऊपर हम एक सॉर्ट ऑफ प्रीमियम 8, 9, 10, 20% हम अपना, आई डोंट नो कितना होता है इस इंडस्ट्री का, बट वो भी हम रख सकते हैं। इज दैट करेक्ट? You've nailed it. Right. Before I go to the education, the higher education and उससे आगे वाला part, how do you see Pakistan growing up 80s का? Because if I understand this correctly, after 89 when you left for your bachelor's, so you were in the US and outside of Pakistan for most part up until now. Yeah, 89 के बाद मैं अमेरिका में था। तो उससे पहले का पाकिस्तान growing up कैसा था? How was 70s and 80s and wonderful memories.
80s वर एक्चुअली अ नाइस टाइम फॉर टू ग्रो अप, इवन दो हमें बाद में थोड़ा शायद सुनने में आया कि नहीं वो शायद रियासत इस किस्म के फ़ैसले कर रही थी जिसका हमारे ऊपर बुरा असर पड़ेगा मुस्तक़बिल में, लेकिन उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं था उस बात का। हम लोग तो काफ़ी हंसी खुशी पले बड़े। अच्छा, आई एम अ 1990 बोर्न ना, तो मुझे तो बड़ा एक सॉर्ट ऑफ द वे दैट आई हैव बीन टोल्ड वो ऐसे आता है कि 80s तो बड़ा डिमोनिक सा टाइम था और बड़ा सफोकेटिंग सा टाइम था। वाज दैट ट्रू? No, it wasn't. We had 50-50. We had Nazia Zohaib. We had Vital Signs. We had Junoon. It was a fantastic time. Acha. And going to the US in 1989. उसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, और वो ये कि कुछ चीज़ें होती ना कि क्योंकि हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं होती पॉलिसी की, सो वो जो ब्लोबैक हमें महसूस हुआ एज अ सिविल सोसाइटी, जो कि मुझे बाद में महसूस हुआ, वो ये था कि भाई देयर वाज नो डाउट कि द स्टेट वाज काइंड ऑफ प्लेइंग बॉल विद elements that were unsavory for the fabric of civil society. Right. लेकिन because it was continuing to act as an interlocutor between civil society and these non-state actors, तो हमें as civil society नहीं महसूस हो रहा था. Right. इतना नहीं महसूस हो रहा था. लेकिन फिर मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बाद जो लोग आए उनने बेसिकली, क्योंकि हमारे यहाँ जब पॉलिसी चेंज होती है, रेजिम चेंज, जो उन्होंने कहा हमारा जो भी हो रहा था हमारा उससे पहले कोई ताल्लुक नहीं, तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे वो फ्लिप कर गए बेसिकली। हाँ, उनके पास वो एनेबल्ड भी थे, इक्विप्ड भी थे, एम्पावर्ड भी थे, तो उन्होंने डायरेक्टली पर सिविल सोसाइटी को एंगेज किया एंड यू फेल्ट इट। राइट, वरना आप उनको तो अगर आपने वीन ऑफ भी करना था तो आप थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेटेजिक तरीके से वीन ऑफ कर सकते थे उन नॉन स्टेट एक्टर्स को। या जो कि आई मीन यू वॉच 50-50 यानी मतलब हर किस्म की लोगों की चपेटें पड़ रही थी। हाँ, right, makes sense. So 1989, you go to the US alone, dorms. How was that experience? And मतलब what was that evolution? Again, 80s के पाकिस्तान से आप सीधा अमेरिका लैंड करते हैं। या सो इनिशियली तो मैं अपनी खाला के घर रहा। आई मीन अगेन कॉस्ट वाज अ फैक्टर, मैनेजिंग कीपिंग कॉस्ट डाउन, बट एक वक्त आया मैं शुरू में एक और यूनिवर्सिटी गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी गया था, जो मेरी खाला के घर के बिल्कुल साथ थी। तो उन्होंने एकेडमिक स्कॉलरशिप भी दी थी, तो दैट वाज अ प्रायोरिटी। बट 2 years into that I realized I didn't want to graduate from there। इतनी कोई नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो फिर मैंने अपने सॉफ्टमोर ईयर सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र करी, अप्लाई करी, और फिर मैं अर्बाना-शैम्पेन आ गया। वहाँ अर्बाना-शैम्पेन में मुझे एकेडमिक स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो then I had to use others. So then I was actually a resident advisor in the dorms to save on room and board. So that was a very different experience, dorm experience, huge university, 50,000 students की अच्छा यूनिवर्सिटी थी। Was that a college town या वो एक शहर है उसके अंदर ही एक यूनिवर्सिटी? Yeah, it's a college town. Urbana and Champaign are 2 towns put together, and the university dominates both. Interesting. So you graduate in 1993, 4 years program? 94 एक साल मैंने झक मारा। अच्छा, जो आप लोग यूके गए हुए थे बेसिकली, राइट। एंड उसके बाद हाउ डू यू स्टार्ट योर करियर? और इसके अंदर मैं इफ आई वर टू आस्क यू, बिकॉज जो ये वाला पार्ट है ना अगले 10-12-15 साल का, बिकॉज मेरे लिए ये बड़ा एक ह्यूमन एलिमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यू लेफ्ट होम and you were studying in America and then eventually working in America. And before that in boarding school, I was away from home. You were away from home for a while. While there were these massive changes happening, country में तो चले irrelevant, but within your family as well, right? And so what was your father's rank at the time, and did you think that was it a thing in the family that he's going to be a general and a chief eventually? No, not at all. I come from a proverbial Mahajir family. So anyways, I don't consider myself that. Born and raised in the country, feel very passionate about it. And I feel, very grateful to this country. So हमारी तो कहानी यही है कि जी ग्रैंड पेरेंट्स जब आए यहाँ पे और उनको लिटरली एक क्वार्टर इशू हुआ जहाँ ये लोग रहते थे, जिसका दरवाज़ा भी नहीं था, एक सुराख था, और बाथरूम एक जिसमें प्लम्बिंग भी नहीं थी। और फिर जैसे जैसे रिश्तेदार आते रहे, एक वक्त आया कि ये लोग 28 लोग एक क्वार्टर में थे। अच्छा। और वो किस तरह तैयार होते थे और कहाँ पे जाते थे कोई पता नहीं।
अब उस सिचुएशन में क्रेडिट गोज़ टू माई ग्रैंड पेरेंट्स कि उन्होंने खाली एक चीज़ जिस पे तवज्जो दी, और क्योंकि दोनों काम करते थे मेरे दादा दादी, वो बच्चों की तालीम थी. That's it. उस टाइम पे वो किस चीज़ में काम कर, किस इंडस्ट्री में काम, गवर्नमेंट में थे या? Yeah, my grandfather was in the foreign office, but not any high level. He was like a, I would say, clerkish job. मेरी grandmother जो थी उन्होंने पाकिस्तान customs में job किया. Right. But they made sure that all the kids were educated and And the big break came because कुछ सालों बाद 1950s में मेरे grandfather की posting हो गई Ankara, Turkey, and this is when my father was in his elementary school years, you know. तो ये लोग मेरे ख्याल में 6-7 साल रहे, 50s में ये लोग टर्की में थे. तो that was pretty interesting for the family. right. उनको exposure मिल गया, you know, पढ़ाई भी अच्छी. हालांकि मेरा नहीं ख्याल ये लोग स्कूल जाते थे. एक मैंने काफ़ी किस्सा सुना है, इन्होंने मेरी ग्रैंड मदर ने एक ट्यूटर रख ली थी, जर्मन ट्यूटर. अच्छा. जो आके घर पे इनको मैथमेटिक्स पढ़ाती थी. अच्छा. और इसी वजह से मेरे फादर की मैथ्स बहुत अच्छी थी. तो एनीवेज ये फिर 50s का टर्की से फिर ये वापस आ गए. हर भाई ने फिर मुख्तलिफ चीज़ की. Anyway. So I mean, it wasn't, you didn't expect, you weren't one of those short folks. Right. So yeah, so not at all. So वो तो जब मैं अमेरिका गया हूँ तो my father was a newly minted brigadier in the army. Right. तो बिल्कुल वहमो गुमान में नहीं ना. And you know, आजकल one doesn't acknowledge that, but I want to really call out the institution for grooming folks, and because 89 में एक newly minted brigadier, 99 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 10 सालों में. और वो पोस्टिंग बहुत जल्दी हो रही थी. और ऐसी कोई बात नहीं कि जी आपका कोई ज़बरदस्त कोई नेटवर्क है या कुछ, ऐसी कोई बात नहीं थी. माना कि जी कोर कमांडर से व्हेन इट कम्स डाउन टू द फाइनल पोजीशन देयर आर अदर कंसिडरेशंस, बट बिफोर दैट तो चल रहा है ना, सिस्टम चल रहा है, मेरिटोक्रेसी पे चल रहा है और उसी पे. Anyway, so you go to the, so you graduate and actuarial science में आपने graduate किया. What was your first job? Yeah, so I got a job in the automobile insurance industry. Right. Makes sense. Yeah, in Boston, Massachusetts. So मैं Urbana-Champaign से graduate किया और फिर मैं उधर move कर गया, बॉस्टन मूव कर गया. और जो नॉर्मल कार्रवाई होती है, 1 साल स्टूडेंट वीज़ा पे, फिर उसके बाद H1B पे 2 साल की स्पॉन्सरशिप काम की, फिर उससे बाद दोबारा फिर शादी हो गई. मेरी वाइफ मेरी जो थी वो लम्स की पड़ी हुई. देन शी केम ओवर एंड एट द स्टेज, यू नो, अगेन आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मेरे फादर जो हैं वो आर्मी चीफ बन जाएंगे. उससे पहले तो मेरा गेम प्लान यही था कि मैं कुछ अर्से काम करूँगा, जो मेरी तालीम में एक इन्वेस्टमेंट हुई है वो मैं रिकूप करूँगा, फिर वापस चला जाऊँगा. दैट वाज माय गेम प्लान. So you didn't want to stay in the US for the long term? No. Why not? I always felt very Pakistani. Yeah, I didn't really feel like I didn't really go abroad I just went abroad to get a decent education. तो वो जब हो गया तो वो थोड़ा मुझे मामला फिर मुझे लगा ये कॉम्प्लिकेट हो गया मेरे लिए, क्योंकि आई मीन आई स्टिल फेल्ट लाइक आई हैड अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोइंग अप टू डू, एंड सो डिड माय वाइफ. सो हम दोनों ने अच्छी बात ये थी कि शादी हो चुकी थी, दोनों हम मिल बैठ के फ़ैसला कर सकते थे कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है. तो ये हमने डिसाइड किया कि अभी जैसी ज़िंदगी चली, वो भी काम कर रही थी, मैं भी काम कर रहा था, हमने कहा इसी तरह चलते रहते हैं. For a lot of people, I mean, your father's just been made the chief, and then 2 years later has been made the 2 years later. I don't know. But Next year. Made to we don't have to talk about that. We don't have to talk about that. But you know, he is now the most powerful man in Pakistan, possibly one of the top 10 most powerful people in the world at the time, post-war on terror. I mean, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है कि बंदा सोचे कि यार मैं अमेरिका में क्या कर रहा हूँ, एक इंश्योरेंस की जॉब कर रहा हूँ, क्या ख्वारी भी होती है, सारा कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, पाकिस्तान चला जाता हूँ, यू नो, लाइफ विल जस्ट बी सीमिंगली बी मच मोर ईजियर.
there would be a lot more opportunity. You didn't do that. Why did you decide to stay out and not actually pursue opportunities when it would have been very easy for you at the time? बिल्कुल लॉजिकल डिसीजन है इसमें, कोई मैं नहीं कहूँगा इसमें कोई नोबिलिटी या कुछ है, क्योंकि वो भाई वो वक्त आके चला जाएगा. आपको पता है वो वक्त क्या आके चला जाएगा, आपको क्या पता नहीं है कि वो मतलब कि, तो फिर आप क्या करेंगे? Who are you? You have to figure that out. और वो तो आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं जिसमें क्या है, स्मोक इन मिरर्स की सिचुएशन में डाल रहे हैं. आपको तो ये पता नहीं होगा कि आप कौन हैं, आपके साथ असल में क्या हो रहा है. So you wanted to make sure that you became your own man, sort of or rather you had enough substance that you don't have to rely on anything else? I mean, I'll just say I felt an urge that I had to figure things out for myself. I mean, perhaps part of it has to do with the fact that, father-son relationships are like that, also, especially if you have a father who's a strong-willed person, तो और आपकी उस किस्म की पर्सनैलिटी नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा, तो फिर आपको महसूस होता है कि फिर मैं I really need to strive to figure it out. Makes sense. कितने से आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया? मैंने फिर 5 साल उधर काम किया, फिर मैंने जॉब चेंज किया और मैं कंसल्टिंग में आ गया. अच्छा, कौन से ईयर में? दिस वाज 2000. ठीक है. Actually 99, 2000, yeah. And what sort of management consulting? No, this was actuarial consulting. Right. It was a company, उस ज़माने में उसका नाम था Watson Wyatt Worldwide, और उसका टिकर सिंबल था WWW. अब तो इतनी एक्विजिशंस हो चुकी हैं, पता नहीं आजकल उसका क्या नाम है. मेरे ख्याल में टावर्स वाटसन है, पता नहीं क्या है. But it did pension benefits plan consulting for Fortune 500 companies. Right. And how long did you work in that? Another 5 years. Did you like this work? No. Eventually फिर यही हुआ कि मैं पाकिस्तान जब छुट्टियों पे आता था, मैं ये कोशिश करता था पता करूँ ये मैं इधर आके अब मैं रहूँ किधर क्या काम करूँगा. तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि जो लाइबिलिटी असेसमेंट का काम है ना, ये तो बहुत फ्रिंजेस पे है. एक डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड आप कहें इकोनॉमी में एक्चुअरीज़ का काम तो बिल्कुल, लाइबिलिटी असेसमेंट का काम तो मोटा नहीं है काम, और जहाँ एसेट्स ही ना मैनेज हो रहे हैं तो लाइबिलिटीज़ बहुत एसोटेरिक सी बात है. तो मुझे एहसास हो गया था यहाँ पे ये ठीक नहीं है. और तो फिर मैंने MBA का फ़ैसला कर लिया. एंड आई इन 2004 I applied. In 2005 I went to graduate school. I did a business degree and I ended up doing an education degree. From? I went to Stanford. Acha. So you entered into a business degree and you end up doing an education degree. Why the shift? Because I wanted to go completely on the other side of liability assessment, and I wanted to be where I thought economic value really gets created, which is venture capital and entrepreneurship. And of course, number one choice for me was Stanford. तो जब वो MBA का प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैंने पहले ही ख्याल ये था कि आई वांट टू फिगर आउट कि वेंचर कैपिटल चला किस तरह. पहले दिन से थोड़ी था अमेरिका में, जब शुरू हुआ किस तरह शुरू हुआ. तो मैंने एक कोर्स लिया पहले सेमेस्टर में ही, एज एन इलेक्टिव आई टुक इट, द हिस्ट्री ऑफ US हायर एजुकेशन, क्योंकि उसके पीछे ख्याल ये था कि इट्स एक्चुअली रियली अप्लाइड रिसर्च दैट्स कमिंग आउट ऑफ हायर एजुकेशन दैट गेट्स कमर्शलाइज्ड. तो मैंने वो जो कोर्स लिया तो मुझे मेरे प्रोफेसर ने बताया कि अगर तुम्हारा इस साइड पे इंटरेस्ट है, अगर स्टैनफोर्ड कुछ एरियाज़ में जॉइंट डिग्रीज ऑफ़र करता है, तो अगर तुम डिक्लेयर कर दो तो ये तो दोनों तरफ काउंट हो जाएंगी. तो एंड द जॉइंट डिग्री ऑप्शंस वर इन एजुकेशन, दे वर इन लॉ एंड दे वर इन पब्लिक पॉलिसी. तो मैंने फिर डिक्लेयर कर दिया. तो दैट जस्ट रिक्वायर्ड मी टेकिंग 1 एक्स्ट्रा कोर्स एवरी सेमेस्टर एंड स्टेइंग फॉर 1 एक्स्ट्रा सेमेस्टर. एंड उसमें किस तरह के, एजुकेशन डिग्री में किस तरह के कोर्सेज थे? यही कि the economics of higher education. I mean, I had a lot of latitude in terms of मैं कौन से courses लेता. And one of the courses that really had probably the most profound impact on me was in this joint degree program. I'm teeing it up for you. क्या था वो आपने बताया?
which was basically the title of the course was Comparing Institutional Forms. Okay, what does that mean? And it was about comparing government funded organizations and for-profit businesses and private non-profits. ये तीनों जो हैं, and the course took students through looking at these different kinds of institutions in social sectors like education, healthcare, culture, media, and talking about then कि ये जानवर ही मुख्तलिफ है, क्योंकि अगर आप इस जानवर को जब आप इन तीनों को डालते हैं ना एजुकेशन में, ये किस तरह बिहेव करते हैं, एजुकेशन उसमें हेल्थ केयर में डालेंगे किस तरह, बिकॉज उनके by virtue of how the management is held accountable and how employees are incentivized, they behave very differently. And जैसे इंग्लिश में कहते हैं it takes two to tango, it actually takes three to tango in terms of ensuring that a country or an ecosystem cohesively काम करता है, evolves sustainably both socially and economically. राइट. इसके ऊपर बड़ा क्रिटिक आता है हर ही मॉड्यूल को आता है. अगर हम फॉर प्रॉफिट की बात करें तो जिस तरह अस्पताल है, शिफा हॉस्पिटल है, तो हर बंदा कहता है तो जी डॉक्टर्स तो बस पैसे कमाने के लिए करते हैं टाइप. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात आती है तो वो उसमें ये आ जाता है कि यार ये तो नोबडी रियली केयर्स, बस एक से उतारा हुआ है, क्वालिटी ऑफ सर्विस इज़ रियली बैड. नॉन प्रॉफिट्स की बात आती है तो नॉन प्रॉफिट्स का अगेन वही है कि यार ये तो सस्टेनेबल ही नहीं है, आप बस जो है ना जाके डोनर मनी से चले जा रहे हो, कब तक चल जाओगे. वैसे आपने जो एरियाज़ आइडेंटिफाई किया उसमें हमें होती हुई चीज़ें नज़र भी आती हैं. एजुकेशन में भी बात करें तो प्राइवेट एजुकेशन भी है, गवर्नमेंट एजुकेशन भी है, TCF जैसे इदारे भी हैं जो काम कर रहे हैं. बट अगर हम ओवरऑल देखें, मैं इसको इस तरह ना कराची और इस्लामाबाद में फ़र्क देखूँगा कि कराची is all about business, right? So in a way the economic drive that's there is just phenomenal, right? आप वहाँ जाते हो, वहाँ पे people they don't complain, they know how things work. वो human psyche के around करके उन्होंने पैसा बनाना है तो वो services भी बना देंगे, structures भी बना देंगे, institutions भी खड़े कर देंगे. इस्लामाबाद इज़ ऑल डेवलपमेंट सेक्टर, एंड सो यहाँ पे बस लोग चाय पीते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बट उसका वो जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत एक छोटे से रकबे में, तो एवरीबडी फील्स गुड अबाउट देमसेल्व्स बट इट्स नॉट रियली रीचिंग आउट टू द मैसेस. एंड सो दोनों मॉडल्स अगर स्टैंड लोन में देखें तो वो थोड़ा वियर्ड से ही लगते हैं. हाउ डू यू सी, जो आपने ये बात बोली, आपने कहा कि 3 डिफरेंट हैं, तीनों को साथ मिलकर चलना पड़ेगा और तीनों को उसके हिसाब से जो है वो एक बैलेंस लेकर आएंगे. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि एक्चुअली शहरों को आई मीन देयर इज़ जनरली नाउ अ ग्लोबल कंसेंसस इमर्जिंग, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स. Actually the countries that are really thriving have prioritized their metropolises to become very dynamic zones, geographic zones in which are inclusive. आप अगर जाएं लंदन जाएं, आप सैन फ्रांसिस्को बे एरिया आएँ, आप न्यूयॉर्क जाएं, आप एम्स्टर्डम जाएं, आप कोपनहागन जाएं, आप जाएं कि जहाँ शहरों में एक तो सोशल इंक्लूसिविटी है, फिर इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस है, आइडियल्स हैं. तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे होते हैं जो हर नीड को केटर कर रहे होते हैं. अगर गवर्नमेंट फंडेड इदारा है उसका तो मैंडेट है कि मेजॉरिटी का ख्याल रखे. आई मीन इफ़ इट्स अ डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन, डेमोक्रेटिक ना भी हो लेकिन प्रेशर होता है कि अक्सरियत जो है वो मुतमईन हो, तो जो गवर्नमेंट फंडेड इदारे हैं वो काम करेंगे. वो लेकिन नहीं कर सकते नेसेसरली सबसे एफिशिएंट या आइडियलिस्टिक काम ही नहीं कर सकते. और वो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर जगह यही कहानी है, ये खाली पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया की कहानी. मतलब उनसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए कि देखो ये आइडियल नहीं कर रहे, क्योंकि वो कर नहीं सकते. उनको तो इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स दिखाने अपनी, दोबारा वोट चाहिए, तो उनका काम उस पर. सो कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, द शॉर्टेस्ट टर्म इज फॉर प्रॉफिट बिजनेस, वेरी रिस्पॉन्सिव, वेरी कट थ्रोट. वो एफिशिएंसी डिलीवर करते हैं कि उन्होंने कॉस्ट को कम करनी है और रेवेन्यू बढ़ाना है.
very market responsive. They'll slash jobs whenever they need to. Hopefully, if the rule of law is strong, then they'll stay within the bounds. The danger is rule of law is not strong, they will transcend that. तो आप प्राइवेट सेक्टर बिजनेस पे छोड़ दें वो काम, इकोनॉमिक वैल्यू रिकग्नाइज करना और एफिशिएंसी डिक्लेयर करना, और वो फिर गवर्नमेंट को भी मुतासर करती हैं अपनी फंक्शनिंग में कि अगर वही काम जो गवर्नमेंट कर रही है वो उनसे बेहतर और एफिशिएंटली कम दामों में कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट को भी उन पर प्रेशर पड़ता है. फिर तीसरे पे आ जाते हैं, जब आपकी वेल्थ क्रिएट हो रही है, यू हैव टू हैव दैट इंस्ट्रूमेंट, दैट वेल्थ, प्राइवेट वेल्थ बी गिवन अवे. एंड्रू कार्नेगी की किताब है प्राइवेट पावर फॉर द पब्लिक गुड. राइट. अमेरिका बना ही उस पर. अमेरिका तुक्के से एक ऐसा मुल्क था जिस पे जो क्योंकि बरतानिया की बादशाहत के ख़िलाफ़ बना, तो इस बेसिस पे बना गया कि भाई हमारी सिटीजनरी को बेहतर पता है अपने हालात का, तो हम टैक्स नहीं देंगे, हम अब खुद ही बेहतर जानते हैं. तो वो इत्तफाक से वो सिलसिला चलता रहा. तो द टैक्स रेजिम वाज वेरी वेरी रिलैक्स्ड. सो जब अमेरिका में जब व्हेन ट्रेड शिफ्टेड वर्ल्ड वॉर टू or World War I even, but World War II in particular. So, and the new multi-billionaires emerged in America. They had complete latitude with what they did with their wealth. So you had the Rockefellers and the Fords and the Andrew Carnegies, जिन्होंने फिर यूनिवर्सिटियाँ बनाई, जिन्होंने हस्पताल बनाए, जिन्होंने लाइब्रेरीज बनाई, जिन्होंने पब्लिक पार्क्स बनाए, और उन्होंने अमेरिका को within a decade, और ये हमें पढ़ाया गया, the golden decade of American higher education is 1945 to 1955. जबकि FDR की हुकूमत ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फैसला किया कि भाई जो भर्तियों के लोग वापस आए हैं, जंग तो ख़त्म होगी, अब इनको GI बिल पास किया, यू कैन गो टू स्कूल, द गवर्नमेंट विल पे फॉर योर हायर एजुकेशन. दूसरी तरफ सप्लाई साइड पे, हालांकि यूनिवर्सिटीज़ लाइक स्टैनफोर्ड एंड MIT were doing most of their research, pretty much all of it, for the government, whether it was healthcare oriented or defense oriented. हुकूमत ने ये नहीं कहा कि जी आप तो अब हो जाए ना, आप हमारी उस पर पल रहे हैं. The government didn't do that. The government remained need blind and said कि जी जिसकी तरफ से भी ग्रांट प्रपोजल अच्छा आएगा हम उसको पैसे देंगे. तो आज भी स्टैनफोर्ड को 80% रिसर्च डॉलर्स स्टेट की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन इट्स अ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटी. So that decade led to a boom in higher education. Amazing universities emerged in the US. जब ये US का मॉडल देखते हैं particularly, तो इसके ऊपर काफ़ी लोग कहते हैं, I mean in a simplistic way, तो फिर यही समझ आता है कि यार hardcore capitalism, let people do what they do best and they will then create wealth for your country. More often than not हमने देखा है पाकिस्तान जैसी कंट्री में वो applicable नहीं होता, because I'm sorry, अमेरिका की ये कहानी. But finish your thought then. Okay. Yeah. I mean, that's the thought, and so you can sort of guide me on that. But पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर जब आप जैसे ही आप स्पेस देना शुरू करते हैं आपके बिजनेसमैन को, तो आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा, they're not investing, they're not building those universities, they're not, they have that opportunity. Maybe Americans at the time when the World War II had ended, there was not a lot happening in the world where they were like, चलो हम वहाँ पे जाकर कर लेते हैं. पाकिस्तानी केस में जैसे ही बूम साइकिल आता है तो a lot of wealth goes and gets parked in Dubai and London and other global capitals, and Pakistan is a backyard for playing their games sort of. And so फिर आप कहते हो कि अच्छा जी गवर्नमेंट आए और आके स्ट्रक्चर्स लगाए, कंट्रोल्स लगाए, बट वो कंट्रोल्स लगाती है तो वो फिर अगेन इनोवेशन, ड्राइव, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो सारा का सारा मसला करता है. So how do you compare the two seemingly very different economic cultures, I would say? I would say, in America's case, it was, I think, by chance they inherited a system which allowed for the circulation of wealth, or the velocity of wealth to be circulated. हमारे केस में actually सही चल रहा था एक लिहाज से निज़ाम, in the sense कि हमें विरसे में कई इदारे ऐसे मिले जो वक्फ चला रहे थे up until the 70s. What do you mean by waqf? Foundations, trusts, private trusts, whether religious or secular. So non-profit essentially types. Yeah, high quality, they were running. There were educational institutions, there were hospitals.
अब हुआ ये कि अभी तो मेरे ख्याल में इत्तेफाक राय इस बात पे है कि जी नेशनलाइजेशन जो हुई 70s की, दैट वाज रियली नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. So all political parties tend to support a privatization commission, that we have to privatize, to make. जिस चीज़ के बारे में बात नहीं की जाती वो ये है कि खाली रियासत बिजनेस पे आके नहीं बैठी, रियासत नॉट फॉर प्रॉफिट्स पे भी आके बैठ गई. तो your HSNs and your Canades, your all these, they were also brought under the bureaucracy, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी बहुत एरोड होगी. केस इन पॉइंट, my father went to FC College Lahore, and when I finished high school, FC College Lahore was not the place you went to. It was like a really third-rate college. तो हुआ ये कि and this was in 89, and it was a really decent college up until the 60s, and it has a long history. It has produced a Nobel laureate who did his research there and then went back to England. So come 2000s, the Presbyterian Church of the US, which had originally established it, approached the executives, और इत्तेफाक से उनको कई FC कॉलेज के लोग जो थे फॉर्मनाइट्स, दे फाउंड देम इन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. तो उन्होंने कहा कि जी मेहरबानी करें आप, ये तो कॉलेज का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू इंजेक्ट फ्रेश कैपिटल इनटू द एंडाउमेंट, वी विल अट्रैक्ट गुड फैकल्टी, बट कंप्लीटली रिमूव all bureaucratic oversight of this college. So an executive decision was made to do that. वो दिन है और फिर आज का दिन है कि वो फिर कॉलेज जो है वो चार चांद लग गया. Because it had autonomy, it became a private not-for-profit entity. It attracted good faculty. I believe it's ranked as among the top or like leading liberal arts universities in Asia at this point. So we have a test case. So it's not your atypical privatization. You're not going to make money. The exchequer is not going to make money, but it stands to gain from now removing that oversight, giving autonomy. क्योंकि आपने both on the not for profit इदारे जो हैं वो क्या डिलीवर करते हैं आपके इकोसिस्टम को, एक तरफ वो डिलीवर करते हैं इक्विटी. क्योंकि आपके जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, not because they're bad or whatever, I'm just going to say, by definition, they're going to take care of the majority. They're not designed to take care of the minority. They're just not. They can't. They don't have capacity. तो कौन ख्याल रखेगा? तो it is the not-for-profit sector that moves in and takes care of equity, addresses equity through donations. Then on the other side is excellence. Some high net worth individual will give their capital away. Now to your point के हमारे क्यों नहीं होता, हमारे कल्चर नहीं, क्योंकि उसमें हमारी गलतियाँ हैं. क्योंकि जब हमने नेशनलाइज किया, जिन्होंने अपनी सारे वेल्थ दिए, आई वेंट टू सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर. अब बहावलपुर के नवाब उन्होंने दिया था. इट वाज हिज NED. These are endowments that were given by individuals. They're now public sector almost, entities. So that should not have happened. I feel very strongly that I hope the day comes where we say, this will never happen. The parliament passes a law and say कि अगर आपने दे दिए हैं और या आपका है, it's just like, it can't be. It will be, it is your legacy, and your legacy is protected by the state. That should happen. So then you ensure that the wealthy and the middle class and everyone is aligned towards a stake in the well-being of the country. Makes sense. मीडिया में हम देखते हैं कि मीडिया में भी हमें इस तरह की सिमिलर एक वो नज़र आता है. Either you have the public funded, और ये मेरी भी रिसेंटली बात हुई थी with someone, and he is from the media as well. So वो उन्होंने इसके ऊपर, again he was of the opinion that the way that the media model works, it's bound to fail. और वो उसमें उन्होंने यही कहा था. उनके उसमें एक केस में ये था कि उन्होंने मिसाल दी. पहले उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया कंपैरेटिवली एज अ डिसरप्टर सामने आ रहा है, बिकॉज वहाँ पर इंसेंटिवाइजेशन डिफरेंट है. वरना जो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो या गवर्नमेंट के पास है, जिस केस में गवर्नमेंट जो है वो आपको बस यही बताती रहेगी कि पाकिस्तान का ग्रेट सीन है, और
एंड यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल समटाइम्स हियर एंड देयर. या प्राइवेट सेक्टर है जो बहुत एजेंडा ड्रिवन है, क्योंकि वो एक लीड कैप्चर है, उस लीड कैप्चर में कैंप्स हैं, और फिर वो अगेन इवन नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इवन ग्लोबली भी, यूएस में भी यही मसले चल रहे हैं और हमें होता हुआ नज़र आ रहा है. तो जो आपका मॉडल है ऑफ पोटेंशियल थर्ड फोर्स, उसमें डू यू थिंक मीडिया का भी एक पोटेंशियल सोल्यूशन निकाला जा सकता है, और वो पोटेंशियल सोल्यूशन किस तरह निकाला जा सकता है? उन साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने बीबीसी की मिसाल दी कि जी बीबीसी जो है वो पब्लिक फंडेड है. अच्छा, बीबीसी का आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, आई हैवंट लिव्ड इन द यूके और नो मच अबाउट इट, स्पेशली बीबीसी वर्ल्ड तो एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल, बट अगर मैं लोकल बीबीसी की बात करूँ तो आई डोंट नो कि वो कितना अच्छा कितना बुरा परफॉर्म करता है. बट डू यू थिंक देयर इज़ अ मॉडल दैट वी हैव दैट हैज़ वर्कड वेयर न्यूज़ एज अ मीडियम टू इन्फॉर्म can work in a sustainable way without having to constantly आपने बस सिर्फ, क्योंकि अगर दरमियान में लोगों ने करने की कोशिश भी की तो द फैक्ट है कि देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ना, कांस्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ लगा के, कांस्टेंट नेगेटिविटी बेच के, अगर नेगेटिव न्यूज़ नहीं है तो इन्फॉर्म करने वाला तो एक अच्छी बात ही बताएगा, लेकिन इफ़ कंज्यूमर इज़ टेलर टू लुक फॉर दैट नेगेटिव न्यूज़ तो फिर तो वो फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे नेगेटिव न्यूज़ वन वे और द अदर. So is it even possible to have a sustainable third model in the media? Yeah, I mean that's I'll say कि ठीक है BBC के हैं स्क्यूनेस के बायसेस, बट उसका जो मॉडल दैट के हुकूमत वक्त का उस पर कोर्सिव इन्फ्लुएंस मिटिगेट किया जाता है, क्योंकि 12 साल में एक दफ़ा बजट सेट होता है. I believe in its governing body has a mix of people, so उसका तो that allows it more autonomy. Right. But there are other entities also. Germany की है न्यूज़ रिपोर्टिंग एजेंसी, सो जहाँ ये वैल्यू की जाती है चीज़, इंडिपेंडेंट ओपिनियन. तो जहाँ इस चीज़ को वैल्यू किया जाता है तो उसके आप रिजल्ट्स देखते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी है. लोग, there's a reason why people will prefer listening to the BBC than their own local news source. And there are new models emerging as well, which are kind of membership based, like जहाँ journalists लिखते हैं, and you have to be a member, you have to subscribe to it. There are also newspapers that have a lot of credibility. I mean, there's a reason why Edward Snowden or others will release their documents to certain newspapers. उनकी इज्जत है ना, इसीलिए हो रहा है ना. तो even though they're private and they're for profit, but they have some institutional integrity because of which they're operating. हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये हम कर सकते हैं आगे. I would say like अगर पब्लिक सेक्टर की कंट्रीब्यूशन हो सकती है जैसे इंग्लैंड में की गई BBC बनाने में, अगर हम करना चाहते हैं, बजाय इसके कि पब्लिक मीडिया जो है वो एक माउथ पीस बन जाए, हम उस स्पेस को में ही अपने जो क्रेडिबल आवाज़ें हैं हमारे अंदर उसको थोड़ी सी दें, स्पेस दें. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इफ़ PTV गेव स्पेस टू ED फाउंडेशन टू जस्ट ब्रॉडकास्ट लाइव द थिंग्स दे आर डूइंग, जस्ट ब्रॉडकास्ट, टेक द कैमरा अराउंड. कैटास्ट्रफीज़ होती हैं, हमारे भी सैलाब हुए, इतने लोग तंग आ जाते हैं वो टिकर देख के, but like non-dramatized, just flow of information of what some people are going through, welfare people that people know, trust, is something very meaningful. So I think it would benefit us to see the vantage point of certain credible non-profits. Like, I'll just, without any bias, like, ED Foundation, Khan Foundation, अखुवत, इनकी लेंस से हमें देखें ना कि हमारा माशरा दरअसल है कैसा. तो ये किया जा सकता है. बट ऑफ कोर्स इन द लॉन्ग रन, देन इफ वी ट्रूली रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल हेट्रोजेनेटी, देन वी अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ, मेक इट ईजियर फॉर द क्रिएशन ऑफ नॉन प्रॉफिट्स. फिर आप देखेंगे कि कैसे वेल्थ क्रिएट, एक तो वेल्थ क्रिएट होने की भी इजाज़त हो और फिर टू गिव इट अवे. राइट. नॉन प्रॉफिट के ऊपर अगर इसी उसमें, एंड आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द टेक पार्ट स्ट्रेट अप आफ्टर दैट. मेरे इसमें 2 सवाल आएंगे आपसे. पहला तो ये कि पाकिस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है नॉन प्रॉफिट्स का बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिक्स दैट केम इन टू प्ले अर्ली 2010s के अंदर, जिसकी वजह से एक तो सिनिसिज्म भी है इन द पब्लिक, पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड, बट ऑल्सो
लीगली भी जो है ना एक बड़ा वो है कि गेटिंग दैम रजिस्टर्ड इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम नाउ. Even within the government there is cynicism कि your non-profits तो are just a lobbying tool essentially. What do you think about that first of all? क्योंकि ये बहुत डैमेजिंग है पाकिस्तान के इस पूरा, आपने जिस तरह कहा कि पूरा वर्टिकल है और वो वर्टिकल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है. दूसरा मेरा सवाल ये आएगा कि a lot of people say कि हम ये बहुत सुनते हैं कि पाकिस्तान is one of the most charitable nations in the world. But while that's true, there is also that issue that Pakistani state does not have a lot of sovereignty and a lot of strength simply because of the fact वो एक chicken and egg problem है. The state doesn't have enough money to provide better services. वो जो corruption वाला mantra है मैं उसको 2 मिनट साइड पे रखूँगा. The state doesn't have enough money to provide good, valuable services to the public. The public doesn't find कि जो state की services are good enough and therefore they don't trust the state, therefore they don't pay the taxes. And so there is an alternate economy that literally exists जहाँ पर दफ्तर खान से भी लग रहे हैं, खाना भी मिल रहा है, लंगर भी चल रहे हैं, एजुकेशन भी. I mean it almost seems like कि स्टेट तो वैसे ही पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट के लिए है, क्योंकि बाय एंड लार्ज अपर मिडिल एंड अबव को आप देखते हैं, उनसे बात करते हैं तो उनका टैक्सेस वैक्सेस तो साइड पे होते हैं, स्टेट का निज़ाम तो साइड पे होता है, मोस्टली भाईचारे पे चल रहा है ये मुल्क. लाइक you have all these foundations and this and that who are doing, and they're doing phenomenal work. But the fact is that you can't just keep on extrapolating that sector and expect that sector to work in isolation and solve all of your problems. Like मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ. जब ये floods आया अभी recently, so I spoke to someone from the region and I asked them कि क्या चल रहा है, how are you guys, and he was working on the ground. तो he said कि यार मसला ये हुआ है कि everybody is very sympathetic obviously, and so a lot of people are sending in a lot of money and a lot of products and a lot of things, but they're all doing it through like 100 different threads. And so for a lot of people जो बड़े इदारे हैं वो तो बड़े इदारे हैं, but for a lot of these other sort of non-profit exercises वो जाते हैं, वो टच करते हैं जैसे ही बेस एज ऑफ द फ्लड अफेक्टेड एरिया, तो वो एक एक ख़ानदान को 20-20 आइटम्स जा रहे हैं. रिक्वायरमेंट 3 की थी, और उसे 2, 4, 5, 6 किलोमीटर अंदर जब आप जाते हैं एट द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तो वो लोग भूखे बैठे हुए हैं. क्यों? क्योंकि जो द डिफरेंस बिटवीन अपनी मदद आप वर्सेस स्ट्रक्चर्ड स्टेट लेड इंटरवेंशन, वो ये है कि वो लोग फिर जाहिर है कि हर चीज़ को बहुत एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलाएंगे. वो देखेंगे अच्छा कहाँ पे हमारी इमदाद गई है, हमने किस तरह सस्टेनेबल तरीके से इसको सॉल्व करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड देन ही वाज फेयरली अनॉयड. ही वाज लाइक all of this is actually creating more problems than solutions for us. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, एंड अगेन आई एम नॉट डिस्काउंटिंग द फैक्ट कि जहाँ पर स्टेट ने करने की कोशिश की है वहाँ पे बहुत कंप्लेंट्स भी आई हैं, और inefficiencies, incompetence, corruption, वो सारी चीज़ें notwithstanding. बट जो आपका पाकिस्तान का जो तर्ज है इंस्टीट्यूशनल नॉन प्रॉफिट का, तो पहला मेरा सवाल इंस्टीट्यूशनल नॉन प्रॉफिट का था कि वो लीगली बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है. बट दूसरा मेरा सवाल है कि जो ओवरऑल नॉन प्रॉफिट एंड आउटसाइड ऑफ द मेन स्ट्रीम स्ट्रक्चर्स जो एक निज़ाम चल रहा है, वो is not a very efficient way to spend our resources. वही वाली बात है कि you give a man a fish and he'll be back for the next day, and you teach him how to fish is a different thing altogether, right? आप खाना खिलाई जा रहे हैं, you're not optimizing your spend. So what do you think about that? So I would say like every as far as the sectors are concerned, everybody is part of the problem, but everybody is also part of the solution. And that should be, I think everyone should realize that. किसी को single out करके blame करना, I think is probably not optimal. और इसमें ये कि जैसे one has to proceed with like just because let's not make exceptions the rule, or let's not make it's innocent until proven guilty. Right. तो
उस निज़ाम के तरिए आप आगे बढ़ेंगे। ये कोई नहीं मैं कह रहा कि ये नहीं हो सकता कि जी नॉट प्रॉफिट्स अच्छा नहीं काम कर रही हैं या उनके अंदर फंडिंग आती है वो गलत तौर पे इस्तेमाल की जाती है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप निज़ाम ऐसे चेंज करें ना। अब हुआ ये कि आई थिंक अराउंड 2001 द खान फाउंडेशन फंडेड अ स्टडी टू फिगर आउट कि इतना डायस्पोरा जो पैसा भेजता है पाकिस्तान, उससे इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही। तो प्रोफेसर आदिल नजम एंड others, Mr. Tariq Banuri, others were involved in this endeavor. किताब अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। उसके कंक्लूजन्स बहुत कॉमन सेंसिकल थे कि भरोसा नहीं है। If there's a trust deficit, so people don't give to institutions. They would much rather give कि छुट्टियों पे आए हुए हैं, किसी को पता लगा उसी को दे डायरेक्टली पैसे दे दिए। तो and if there was a better way, it was easier to give also, they would give more. तो उस बेसिस पे फिर एक इदारा बना जो इस्लामाबाद इस शहर में मौजूद है, पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी, Okay. which amazingly is itself a non-profit. And most amazingly, FBR decided that they would delegate the certification of non-profits to this non-profit. Right. तो जिसको PCP ठप्पा मार देता है ना, that becomes A gold standard non-profit. it doesn't have to pay taxes. Anybody donating to them can claim a tax exemption. Right. तो ज़बरदस्त काम हो गया। अगले 10 साल में इन्होंने कोई 200 नॉन प्रॉफिट्स को सर्टिफाई किया और बड़ा इनका ठीक ठाक किस्म का शुरू में ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, अभी भी ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस इनका ठीक ठाक है। आपको आई बिलीव यू हैव टू बी इन ऑपरेशन फॉर 3 years एट लीस्ट, यू नीड टू हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यू नीड टू हैव कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, मिनट्स एंड ऑल दैट। तो 6 महीने तक आपको स्टडी करते हैं। आप बात करें लोगों से जिन्होंने अप्लाई किया, आसान नहीं है। हुआ ये कि क्योंकि इसी डर से कि फंडिंग की सोर्सेज क्या होती हैं, फिर इवेंचुअली इस पे आ गई एस्टैब्लिशमेंट। Right. तो वो द रीजंस माइट बी वैलिड और वट एवर, बट आप उसको यू कांट किल द गूस दैट लेज द गोल्डन एग, ठीक है जी। तो वो मामला थोड़ा हो गया है। अब आप वो तो अप्रूव कर देते हैं PCP वाले, आगे जाके फंस गए, नॉन प्रॉफिट्स रजिस्टर ही नहीं हो रही। तो आपको असल में फिर आपको अपने मुआशरे पे भरोसा रखना है कि आप कहें कि भाई इट्स गोइंग टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आप अगर फलाही काम कर रहे हैं, देयर हैज़ टू बी अ पाकिस्तानी सिटीजन और अ पाकिस्तानी और अ फॉरेनर ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, नाइकॉप होल्डर, दैट हैज़ टू बी द गारंटर। अगर हमने पकड़ा कि ये काम कुछ और कर रहे हैं और उसमें लेट्स नॉट कीप इट लाइक वेरी नेबुलस, वेरी वेरी वेल डिफाइंड लैंग्वेज होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए उसमें, जिस तरह कभी कभी हमारी फजी लैंग्वेज होती है। अगर ये हो रहा है तो फिर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। नहीं है खुली आज़ादी। तो उससे फिर होगा ये कि आप डायस्पोरा को अपनी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करेंगे। अब होता क्या है, और मैंने इतने 28 साल बाहर गुजारे हैं पाकिस्तान से, निरे मुरे हमारे कोई 3 मेरे ख्याल में इदारे हैं। सिटीजन्स फाउंडेशन हो गया, ईदी फाउंडेशन हो गया, मेरे ख्याल में तीसरा कौन सा है, SIUT कह लूँगा, या दिल भी है। उनको सारे पैसे देते थे हर साल। आई मीन एक शहर जो है अमेरिका का जहाँ पाकिस्तानी ज़्यादा हैं, दे गिव millions of dollars every year. Yeah. Can you imagine if there were mechanisms, and this is what PCP was trying to do. I'm a huge fan, advocate of PCP, was trying to create a digital exchange. Right. जैसे स्टार्टअप्स पिच करते हैं, they wanted to create a mechanism ताकि भाई आपका जो का थिएटर है, अगर वो एक साल जाके पिच करता है बे एरिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी को कि जी हमारा ये प्लान है, ये विजन है, हमें काइंडली $1 लाख दे दें। बे एरिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी मिलियंस देती है, उसमें से वो कहते हैं चलो इस साल हम 1 लाख इनको दे देते हैं, और जो का 4 चांद लग गई। That's what needs to happen, and we have to kind of enable Pakistanis to become stakeholders in this country's institutional development. तो ये बातें करने की हैं, इन बातों पे हमें इत्तेफाक राय कायम करने की ज़रूरत है। इसमें जो दुनिया का रॉक स्टार है ना, वो है नेदरलैंड्स। Right. It's not Scandinavia. Scandinavia is are welfare states. Netherlands is not a welfare state. Netherlands
is an optimal state. It basically is a highly competitive economy, one of the most competitive in the world. It's also got a functioning, very well functioning government that provides welfare to its people, good education, good healthcare, nurturing of community. Then a very very, अभी आपने जो बात की कि कहने को पाकिस्तानी बहुत पैसा देते हैं, not really actually if you look at the data. कुछ सालों की because as part of this course that I took at that point, Netherlands was the country that gave the most donated the most to private non-for-profits as a percentage of GDP. Right. Private giving as a percentage of GDP, most in the world, Netherlands. Also, the most number of people employed by the not-for-profit sector as a percentage of total workforce, Netherlands. Net नतीजा क्या है? चाहे आप देखें सोशल आइडियल्स, एनवायरमेंटल आइडियल्स देख लें, चाहे आप कल्चर को देख लें, चाहे आप रिसर्च को देख लें, नोबेल लॉरियट्स को देख लें. I mean, there is no dimension that the Netherlands does not rock. So anyways, it's a role model. So I really feel actually थोड़ी tangent पे बात है. मैं कहता हूँ जिस किस्म की हमें दुनिया मिली हुई है ना, जो कि उसी डगर पे चली जा रही है to try to make geographic alliances to encircle each other, and then that by definition is divisive, जिस पे फिर लड़ाई हो जाती है. उससे एक बहुत बेहतर मॉडल हो सकता है जो कि एक हाफ हार्टेड सा हुआ है इन द नॉन अलाइन मूवमेंट, लेकिन आई थिंक उसके करने वालों के पास खुद कैपेसिटी नहीं थी. लेकिन अगर नेदरलैंड्स जैसे मुल्क सामने आए और कहें भाई असल में रियासत ऐसे चलनी चाहिए जिसमें बराबरी हो, एक तो जीनी इंडेक्स भी अच्छा हो, यू नो, जिसमें इंक्लूसिवनेस हो लेकिन कंपेटिटिवनेस, सारी चीज़ें हों. क्योंकि अगर आप मुझे इकबाल का वो शेर नहीं याद, लेकिन यू नो फ़र्द से बनती है यू नो मुमलकत काइंड ऑफ थिंग, वो एक शेर है बड़ा अच्छा मुझे याद है. तो वो अगर आप मायर्स ब्रिग्स टेस्ट करके देख लें तो at our root we have a proclivity, we have a tendency to be a certain person who will thrive in a certain environment. Right. तो अगर हम एक idealist हैं और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमें धक्का मार के जी बिज़नेस में डाल दिया या हुकूमत ने डाल दिया, ना सिर्फ हम खुद सड़ेंगे, हम बाकी सबको सड़ाएंगे, यू नो. तो आपको स्ट्रक्चर करना है, ऑर्गेनाइजेशनली ऐसे मुल्क को स्ट्रक्चर करना है कि सब अपने ऑप्टिमाइज्ड रोल में हों, खुश हों और फंक्शन अच्छा करें और पूरी सोसाइटी को आके लेके जाएं. और ये आपने जो करना है ये शहरों के लेवल पे भी करना है और फिर इवेंचुअली जो रियासत को चला रहे हैं उनको रियासत के लेवल पे भी मेंटेन करना है. लेकिन कहानी शहरों की है इसमें. और जैसे हमारे डॉक्टर महबूबुल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था, आई थिंक द टाइम हैज़ कम दैट वी क्रिएट एन इंडेक्स टू से कि व्हाट इज़ आवर इन्वेंट्री लुक लाइक, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट आवर जीडीपी, दिस मेट्रोपोलिस जीडीपी जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, हाउ इज़ इट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस these three sectors, government funded, for profit, not for profit, and particularly in these key sectors. और अगर वो imbalance है, skewness है, उसको address करें in an impartial manner. तो my hypothesis is कि we will be moving towards a path to sustainable social and economic evolution. Makes sense. थोड़ा सा मैं आपको revert back करूँगा, and you switched from this hardcore financial sector to edtech. एजुकेशन भी आपकी उसी में थी, MBA के फ़ौरन बाद आपने स्विच किया था, क्या वजह थी एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस देन, जो आपने उसके बाद ऑलमोस्ट अ डेकेड यू वर्कड इन दैट सेक्टर? या फ़ौरन MBA के बाद तो मैं वेंचर कैपिटल में गया जिसकी मेरी नीयत भी थी, लेकिन हुआ ये कि 2 साल बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई अमेरिका में. सो आई वाज लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो तो मैंने कहा कि हालात कुछ गंभीर से लग रहे हैं, अब कोई पता नहीं अब तो. इट वाज रियली मर्की, द फ्यूचर लुक्ड वेरी मर्की फॉर थर्ड पार्टी फंड मैनेजमेंट. तो मैंने कहा आई नीड टू डू समथिंग एल्स. सो इत्तफाक से डिग्री की भी थी, तो डिग्री होती है फिर. तो आई वॉज एबल टू स्विच ओवर टू अ प्राइवेट एजुकेशन कंपनी, बट इट वॉज अ फॉर प्रॉफिट एजुकेशन कंपनी. तो मेरा दिल नहीं लग रहा था उसमें. आई फेल्ट लाइक आई हैड अ रियल एस्टेट जॉब. आई वॉज बेसिकली दे वर लुकिंग टू एक्सपैंड देयर नेटवर्क इन द US.
तो मैं anyways यूनिवर्सिटीज थी या private schools, yeah, अच्छा. private schools. हाउ बिग इज द प्राइवेट स्कूल सिस्टम इन द यूएस? जैसे पाकिस्तान में तो इट्स ह्यूज, राइट? या नो, अमेरिका में इट्स नॉट ह्यूज. और उनको फिर पता लग गया कि ये नहीं करना चाहिए अमेरिका में, बिकॉज कंट्रीज दैट टेक एजुकेशन सीरियसली हैव अ वेल फंडेड पब्लिक एजुकेशन स्कूल सिस्टम. तो आप यू कैन ओनली play on the margins. Private schools are playing private, and they're mostly non-profit in the school space. They're either doing equity or they're doing excellence. या वो बहुत ही कोई इनोवेटिव किस्म के स्कूल्स हैं या वो equity क्रिएट कर रहे हैं. मोटा मोटा हिसाब तो हुकूमत का है जो यहाँ भी होना चाहिए. What do you mean by equity? कि अगर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ, क्योंकि जैसे अमेरिका में भी मसला है, हुई भी जेरी मैंडरिंग, गेटोज़ हैं, बुरी हालत है, तो उसमें अगर जाके कोई नॉट फॉर प्रॉफिट स्कूल बनाता है टू रियली केटर टू एस्टैब्लिश द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि नहीं, ये बच्चों का कसूर नहीं है, ये जिस तरह यहाँ प्रॉपर्टी टैक्सेस जमा हो रहे हैं उस तरह. तो मेक सेंस. And then you moved from that to Noon? या दरमियान में आपने खान अकेडमी मेंशन किया. तो वो that was, I was just at the right place at the right time. I was not thriving in the job I was in. I was in the education sector. I switched over to education, working for an education company. तो just मेरा अपना sort of दिल बहलाने के लिए फिर मैंने कहा खान अकेडमी was something I had used while in business school for financial statements. तो उस वक्त तक सलमान जो था वो he hadn't started an organization. He was still kind of doing his own thing, like you in a room making content. तो मैंने सोचा यार ये तो कर रहा है, मैथ्स तो मुझे भी आते हैं, मैंने तो बैचलर्स डिग्री की हुई है, तो क्यों ना मैं इसके इंग्लिश के वीडियोस उर्दू में ट्रांसलेट करना शुरू कर देता हूँ. तो मैं शाम को या वीकेंड्स पे बैठ के आई वुड जस्ट वॉच हिज वीडियो एंड हफ्ते में 3-4 तो मैं निकाल लेता था, उनको फिर मैं उर्दू में बना लेता था. तो मैं कर रहा था. फिर इत्तेफाक से हमारी एक दफ़ा मुलाकात हो गई. ही हैड बिकम फेमस बाय दैट पॉइंट बट ही वाज स्टिल अ वन मैन शो. तो ये आप नून की बात कर रहे हैं? Khan Academy, yeah. So I don't know how much you know about Khan Academy. I've heard a lot about it. I just don't know much about it. So it became a phenomena in the US and the world, I would say. So Salman, went to MIT, went to, born and raised in the US, went to Harvard. He just started making YouTube videos. So he's considered a pioneer of edtech because he created content that went viral in the world. So I told him, I'm recreating your content in Urdu. So मैंने उसको अपनी YouTube channel दी, तो उसने content देखा, उसने कहा ये तो this is pretty good, and So anyways, long story short, I got pulled in to the founding team of Khan Academy. Google gave us a grant. It was a not-for-profit. तो वो काम चलता रहा. That was my first foray into edtech. तो फिर edtech का टीका लग गया. उसके बाद फिर मैं एक और कंपनी के लिए मैंने काम किया, which was a startup, which was a for-profit startup. It was called Edmodo, venture-backed, and I stayed with them for a number of years. That had no content of its own. It was sort of a LinkedIn for teachers, and they could manage their classrooms as well. Then the third company was Noon, which was a mobile tutoring platform, live tutoring. अच्छा, what's the idea? कि आप जो है वो it connects people who want to tutor and people who are looking for tutors, and it's like an Uber for tutors? Yeah, you can say that. It's basically disrupting the after school tuition industry. अच्छा. Yeah. और ये कौन सी मार्केट्स में ऑपरेट करें? शुरू एक्चुअली सऊदी अरेबिया से हुआ, और venture backed over there, and then because most of the teachers were Egyptian, so it moved into Egypt. Then it's come to South Asia, Pakistan, India. So Pakistan is now the largest or the second largest user base for Noon. And उनके जो tutors होते हैं वो क्या होते हैं? Like are they, मतलब can anybody be a tutor, or is it more कि वो अपना एक set of tutors hire करते हैं और वो फिर tutoring provide करते हैं? अपने hire करते हैं. Eventually the goal is of course open the bringing the shared economy to this space as well. But quality की वजह से quality is important, and वो काम आसान इसलिए हुआ है क्योंकि unfortunately the private tuition, after school tuition industry is booming, क्योंकि आपके schools haven't kept up with the population. So
जो नामी गरामी आपके ट्यूटर्स हैं सबको पता होता है, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सबको पता होते हैं. सो यू बेसिकली convincing these tutors to come online. If they want to continue to teach offline, they can do that. But by coming online, they're able to serve a lot more students. So within, I think, the first 2 years, we crossed 2 million students, and we were doing it with 200 teachers. Acha, Yeah. in Pakistan. Yeah. Very cool. What are you doing now? I know that you left the Noon Academy job. Yeah. या नून अकेडमी था ओरिजिनल नाम, फिर उन्होंने मॉर्फ करके नून टेक कर दिया क्योंकि उनको अकेडमी नहीं पसंद था. So they want to push out the digital first wala element, I think. But so what are you doing now? Or what are your focus areas now? Yeah, so I'm at the stage of my life, I'm 50 plus. दूसरी नींद का आगाज़ हो चुका है. Right. तो हल्की आंच पे कई देगें चढ़ाई हुई थी काफ़ी अरसे से. Just didn't know when I would do those things. So also for personal reasons, I moved to Dubai. So there are many things that I'm involved in. One was a passion project to ensure that quality education becomes more accessible. And it's in the realm of the possible, actually. We can do stuff quite rapidly. So एक project जो शुरू किया था 2.5 साल पहले, जो कि था कि खान एकेडमी का critically acclaimed content, तो उसका जो STEM content, साइंसेस का content और जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का content है, कोई 5,000 वीडियोज़ हैं, उनको रिक्रिएट करना उर्दू में. तो उनमें से 3,100 हो चुके हैं और अगले साल के आखिर तक सारा हो चुका होगा. सो it's an amazing team of content creators. That's all going back, like being fed back into Khan Academy? Yeah, it's available for free. As the content is being created, it's on Khan Academy Urdu YouTube channel. They have a landing page as well. We are in the process right now of creating an interface that provides a tutorialized navigation for self-motivated learners, as well as teachers to, the great part is, एक वो military term होती है double pincer के आप you're engaged with a rising challenge, enemy. तो आपने एक flank आप right side पे भेजते हैं, एक left पे भेजते हैं. That has to cut and remove all challengers on the sides and meet up at the back. If they're able to meet up at the back, then you have significant strategic advantage in the battlefield. तो उस एनालॉजी को अगर आप तालीम में लेके आएँ तो आपका चैलेंज ये है कि आपके पास 70 मिलियन बच्चे हैं इस वक्त स्कूल एज, जिसमें से 23 मिलियन तो स्कूल में ही नहीं है, 20 मिलियन कम अज़ कम गवर्नमेंट स्कूल्स जा रहे हैं और उनको घटिया तालीम मिल रही है, 20 मिलियंस लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, उनको घटिया तालीम मिल रही है. तो 63 पे तो हम ऐसे ही पहुँच गए. सो व्हाट्स द गेम प्लान हियर? Well, the game plan ought to be to make very high quality asynchronous content, जिसे कहा जाता है on demand content, live नहीं, on demand content, make that available easily, like to figure out, so it's automatically personalized and student centric कि वो ढूंढ लें क्या वो समझना चाहते हैं. दूसरी तरफ लाइव ट्यूटरिंग आपने स्केल करनी है, जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं काफ़ी रैपिडली. ये दोनों अगर आपस में मिल जाते हैं तो आपने इन एसेंस आपने क्वालिटी एजुकेशन यूबिक्विटस कर दी, और ये इन द रियल्म ऑफ द पॉसिबल है कुछ सालों में. तो उस पर काम, उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ. डू यू थिंक पाकिस्तान जैसे निज़ाम में, क्योंकि अगेन आई हैव स्पोकन टू अ फ्यू एड टेक फोक्स हियर एंड जनरली द स्केल हैज़ बीन फेयरली स्लो, द अपटेक हैज़ बीन फेयरली स्लो. मोस्टली वो क्या कर रहे हैं कि वो हाई स्कूल को टारगेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी. अगेन मोस्टली मैं जो देख रहा हूँ ना, वो ट्यूशन सेंटर्स की डिस्ट्रप्शन होते हुए देख रहा हूँ कि अच्छा ठीक है यार, स्कूल जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट आप यहाँ पर आके ट्यूशन के 10-15-20 हज़ार रुपये देने के बजाय आप 2,000 रुपया महीने के हमें दें, और हम आपको डेडिकेटेड सब्जेक्ट्स में जहाँ पर आपको ग्रेड्स चाहिए बोर्ड के, या यूनिवर्सिटीज़ में घुसना है, या CSS का एग्ज़ाम देना है, सो वेरी फोकस्ड ऑन टारगेट्स, राइट. जब हम बात करते हैं, आपने जिस तरह कहा कि
10% जो है वो, और 10% को भी कोई बहुत कमाल की तालीम नहीं मिल रही, बट ये है कि उसको आप कम अज़ कम यू कैन लीव दैम एट देयर ओन पेरिल एंड दे विल वर्क समथिंग आउट. 90%, 63 million out of 70 are basically, they're not getting anything really, if you think about it. So you really have to work on them ground up and make sure that, क्योंकि जब मैं एजुकेशन की बात करता हूँ तो रट्टा लगाया हुआ वो तो मॉडर्न डे में चलेगा ही नहीं. अभी तो आज जो AI का सिस्टम चल रहा है कि कंटेंट राइटिंग से लेके वीडियोस, इमेजेस, हर चीज़ ही चल रही है. तो ये तो 2, 2.5, 3 साल की गेम है कि उसके अंदर टेक्निकल स्किल्स तो रेलेवेंट हो जाएंगी. You need human capabilities, you need thought in everything, which means कि आपको वो जो formidable years में आपको जो core तालीम मिल रही है, उस तालीम ने आपका दिमाग कितना खोला, कितनी critical thinking आपके अंदर inculcate की, वो काम जो है वो eventually जाकर आपका आगे जाके आपको impact करेगा. तो जो अभी भी मुझे एडटेक में होता हुआ नज़र आ रहा है वो मोस्टली यही है कि यार वो जो एग्जिस्टिंग निज़ाम है, जो निज़ाम है ही नहीं फ्यूचर प्रूफ, उस निज़ाम के अंदर डिसरप्शन आ रही है. अगर हम बात करते हैं अर्ली एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन की, मास मार्केट एजुकेशन की, देयर वाज दिस ओरेंडा वाले आए हुए थे, तालीमाबाद के नाम से वो कर रहे हैं काम. बट देन उनका मसला वही आ जाता है कि वो स्केल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, अपटेक नहीं है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, sporadically, like my driver came to me one day and he was like, you know, I have a smartphone, I have the access to the internet. Can you tell me something that I can give to my child so that, and I could see from his eyes that he was like, you know, like, can I ये चाह रहा था, can I give him something, can I give her something that will bridge the gap between your children and my children, you know, without having to say it. And the fact is I couldn't think of anything. Why? Because when I say, अगर मुझे पता है कंटेंट बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, यूट्यूब के ऊपर खान अकेडमी है, ये है वो है, बट ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी, यू लुक फॉर द कंटेंट, नॉट ड्रिवन इन अ वे कि वो मैस मार्केट के बिहेवियर के अराउंड मैस मार्केट को गाइड करे कि यार. सो स्कूल का क्या फ़ायदा है ना, वो गाइडेड ऑर्गेनाइज लर्निंग है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल do not have the time, energy or the understanding कि मैंने अपने अगली जनरेशन को किस तरह से ट्रेन करना है. तो you have a very structured निज़ाम. डिजिटाइजेशन के ऊपर वो यही हो रहा है कि you know आपने there are no real products जिसमें मैं किसी एक बंदे को बता दूं कि भाई तू ये ऐप डाउनलोड कर ले और अपने बच्चे को बोल के दिन के 4 घंटे तू इस ऐप पे लगा, और 10 साल बाद जो है ना वो बच्चा कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा. बड़ी सिंपल सी मैं एक फनल बना रहा हूँ. मेरे लिए इट्स ऑल इररेलेवेंट, बिग नंबर्स, पोटेंशियल मार्केट साइज, आजकल स्टार्टअप्स आके कर रहे होते हैं. क्योंकि जो एक्चुअल ऑनेस्ट टू गॉड प्रॉब्लम है वो यही है कि बच्चे को फ़ोन या जो भी डिजिटल डिवाइस है उसके ऊपर एक्स अमाउंट ऑफ टाइम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वो लगाए, बच्चा उसके ऊपर लगाए, और 10 साल बाद अगर वो कंसिस्टेंटली लगाता रहे तो उसको कहीं पहुँच जाना चाहिए. स्कूलिंग में भी हम यही करते हैं, हम एक बच्चे को डाल देते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं 10 साल बाद जब वो ग्रेजुएट करेगा, 12 साल बाद वो ग्रेजुएट करेगा, एक बेस लाइन एटलीस्ट उसकी बनी हुई होगी. इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ये पॉसिबिलिटी है? क्या पाकिस्तान में इसके ऊपर काम हो रहा है तो किस लेवल पे हो रहा है? हाउ डू यू सी दिस प्रॉब्लम? खुल के बात हो सकती है. खुल के बात करें सर. तो भाई ऐसा है कि जो हमें तालीमी निज़ाम मिला हुआ है, और हमसे मुराद खाली पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया को इस पे इत्तफ़ाक़ राय है कि वो बैंकरप्ट हो चुका है. बैंकरप्ट इस लिहाज से कि जो उसका परपोर्टेड मकसद था कि जी हम तालीम दे रहे हैं, और तालीम क्या दे रहे हैं वो कर नहीं रहा. तो you know, education leaders like Ken Robinson, who recently passed away, and you know there was this gentleman John Dewey, who's considered the father of progressive education in the US. He's I think वो तो 60s में शायद उनका इंतकाल हो गया था. वो उनका ये था कि जी doing is just as important, if not more important than learning. So मामला एप्लीकेशन की तरफ जा रहा है. ये इम्तिहान और होमवर्क की जो है ये तो प्रॉक्सीज़ हैं. ये ग्रेड्स के पीछे आप पड़ गए, उस बत्ती के पीछे लग गए, आपने एज स्ट्रैटिफाई कर दिया पूरी अपने बच्चों को. कोई ज़रूरत नहीं थी करने की. आज से शायद 200 साल पहले जो निज़ाम था, तो एक न्यूयॉर्क पब्लिक स्कूल सिस्टम का एक टीचर था जिसने 35 साल पढ़ाया. जिस साल उसको अवार्ड दिया गया कि द बेस्ट टीचर, उसने रिज़ाइन कर दिया. उसने किताब लिखी, वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन.
वो जब आप देखते हैं ना तो उसमें उसने कहा हुआ है कि जी ठीक है, बड़ा अच्छा हुआ सिविल वॉर में स्लेवरी के ख़िलाफ़ जंग जीती गई, लेकिन एक काम जो हो गया कि इंडस्ट्री का गठजोड़ एजुकेशन के साथ हो गया। तो बड़ा ओवर्टली, कोई कोवर्ट बात नहीं हुई कि भाई पढ़ाने का क्या मकसद है। पढ़ाने का मकसद है कि आप एम्प्लॉई प्रोड्यूस करें और कंज्यूमर प्रोड्यूस करें, यही तरक्की है। हाँ, तो यही हुआ। तो अब अगर आपके सोचने वाले नहीं, if you're not producing multi-luminary geniuses, not enough of them, it's your education system that's responsible for it. So now countries have made that bet. Certain countries, अभी उतनी esoteric बात नहीं रही. I've been to Finland, I've been to their schools, they've made that bet. अब ये कहना कितने वो छोटे मुल्क हैं, बहुत होमोजेनस है, ठीक है, वो बातें सारी सही हैं, लेकिन हम उनसे कुछ ना कुछ सीख के उनको किसी लेवल पे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अपने भी इकोसिस्टम में अडॉप्ट कर सकते हैं। एक मैं मिसाल दूंगा, हम जब 80s में इधर सनती नुमाइश हुआ करती थी, तो हम लोग जाया करते थे, एंड इट लेफ्ट एन इम्प्रेशन, इवन दो इट वाज अ वेरी ब्यूरोक्रेटिक काइंड ऑफ एन अफेयर, बट इट रियली लेफ्ट एन इम्प्रेशन। सिमिलर टू दैट देयर इज अ मेकर फेयर्स हैपन इन द US एंड एल्सवेयर। तो जो कैलिफोर्निया का था, बे एरिया का मेकर फेयर, वो ज़बरदस्त होता है, सैन मेटेओ में होता है, पूरा शहर पहुंचा हुआ होता है। इट्स लाइक मीना बाज़ार टाइप सीन होता है, खाना पीना और सैकड़ों स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, जहाँ हर किस्म के, हर उम्र के लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं बना के, और वो बनाई हुई चीज़ें खाली टेक्नोलॉजी की नहीं होती, हैंडीक्राफ्ट्स भी होती हैं, लेकिन इट लाइक रियली नर्चर्स अ टिंकरिंग कल्चर, अ प्रोटोटाइपिंग कल्चर। 2 महीने पहले की बात है कि मैं लंदन में था, तो सेकंड बूस्टर मैंने लगवाना था। तो जब मैं खड़ा हुआ टीका लगवाने के लिए लाइन में लगा था, जो मेरे से आगे जो बंदा खड़ा था, उसने एक पहिए का स्केटबोर्ड होता है अपने साथ रखा था। तो पहली दफ़ा मुझे याद आया कि पहली दफ़ा मैंने जब वो स्केटबोर्ड देखा, तो वो मैंने सैन मेटेओ के मेकर फेयर में देखा था, एक यंग बंदे ने बनाया था। सो ही इज़ बिन एबल टू कमर्शलाइज दैट प्रोडक्ट। So anyways, but it's not just about where we are right now. A lot of things if we put our heads together, we can actually create a prototyping culture, because पक्की नौकरियों का ज़माना ही ख़त्म हो चुका है। We actually have to now prototype solutions at our price point. And particularly अगर हम थोड़ी सी और हिम्मत करके कहें कि ये हमने actually इसमें हमने जो ऑलरेडी मटीरियल एग्जिस्ट करता है उसी से बनानी है चीज़ें, और ये हमारे यहाँ जुगाड़ का कल्चर पुराना रहा है। तो बात अब जिस तरफ एजुकेशन जा रही है, इट्स बिकमिंग अ लॉट मोर मॉड्यूलर, डेफिनेटली एट द हायर एजुकेशन लेवल, बट ऑल्सो इट्स पीपल आर टॉकिंग स्कूल एजुकेशन भी इस तरह ही होनी चाहिए कि आप अप्लाई करेंगे, आप कुछ ऑनलाइन सीखेंगे, कुछ और ऑफलाइन सीखेंगे, बट टूवर्ड्स एन एंड, टूवर्ड्स समथिंग दैट you're building. तो yeah, like I mean there's an area that I have recently become very passionate about. मैंने 2 महीने का भी कोर्स लिया। किस चीज़ का था वो? Circular economy. अच्छा, what does that mean? It basically means, because the imperative is climate change. So it's basically, now again the leading country is Netherlands in this capacity, कि हम तो रिसाइकलिंग की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है कि हम एक जिस तरह इंडस्ट्री हमारी ऑपरेट करती है, वो कंज्यूमर को फीड करती है, कंज्यूमर को टारगेट करती है, कंज्यूमर गुड्स लेता है और वो इस्तेमाल करके फेंक देता है, उससे कूड़ा बनाता है। तो अब वो दे आर ट्राइंग टू नज इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट टू थिंक इन अ मैनर दैट एवरीथिंग शुड बी डिज़ाइंड, इट्स अ डिज़ाइन फिलोसफी, सो दैट products are made in a modular manner, so that beyond their productive lifetime they become raw materials for other products, and this impacts electronics, textiles, construction, everything, services even. तो ये हो रहा है, और ये कंपनियां जो हैं वो जा रही हैं, वो शहरों से कहती हैं कि हम आपको बताएंगे आपका सर्कुलैरिटी गैप क्या है, इसको आप किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं बाय जस्ट अपनी इंडस्ट्री जो आपकी हैं ये आपस में लिंकेजेस क्रिएट करें, जस्ट डिज़ाइन डिफरेंटली। इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा मैं कॉन्वर्जेशन को चेंज करूँगा। you've been back to Pakistan after a very very long time. पहला तो अगर मैं सिंपल सवाल करूँ,
80s के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए, बिकॉज यू हैड अ गैप देन ऑफ मे बी व्हाट 10-20 years, how do you see Pakistan right now? And are you, because the fact is the people are very demotivated, particularly this year the entire world is collapsing, but Pakistan seems even more so. Why are you suddenly looking at Pakistan at a time when it seems like there's nothing that can help save this country? I don't think I'm biased, and I'll share that I'm fairly well traveled. मैंने हर कॉन्टिनेंट देखा हुआ है, barring Australia and New Zealand. I've traveled extensively. I've been to 57 countries. I've lived in 6. So देख ली दुनिया, पता लग गया. तो सबका ये हाल है. जो डेवलपिंग दुनिया है उसका तो सभी का ये हाल है. So we're no different, and I actually find Pakistan pretty exciting because यहाँ पे कुछ चीज़ें हो गई हैं. यहाँ पे टेलीकॉम डीरेगुलेट हो चुका है. यहाँ पे मीडिया, ठीक है, यू कैन हैव योर ओपिनियन, बट प्राइवेटाइज हो चुका है. तो अब जो अब अनफॉर्चुनेटली जो बात होती है, दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग टू से, बट आई थिंक वन शुड कॉल इट आउट, बिकॉज क्योंकि रियासत के सतून जो हैं वो सही नहीं बैठे शुरू इस दिन से, तो फिर आपकी रियासत जो है इट्स वल्नरेबल टू बीइंग हेल्ड हॉस्टेज बाय इंटरेस्ट ग्रुप्स. तो वो होता रहा है, शुरू दिन से होता रहा है. तो जिसको भी रियासत का एक्सेस मिलता है वो उसको यरगमाल करता है. तो उसका तो एक ही तोड़ है, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग बायस्ड, इंसाफ, रूल ऑफ लॉ, इसका तो तोड़ एक ही है. तो आई होप वी बिल्ड अ डेमोक्रेटिक कंसेंसस अराउंड दैट टू मूव फॉरवर्ड. But do you think overall generally, how do you feel long term projection for Pakistan? कल बड़ी मज़े की रिपोर्ट आई, वो एक पता नहीं बाहर के एक साहब हैं, आई डोंट नो इकोनॉमिस्ट हैं क्या हैं, उन्होंने बोला कि जी पाकिस्तान दुनिया की टॉप 6 इकोनॉमीज़ में होगा 2075 पे. तो फिर एक पाकिस्तानी साहब ने उनको रीट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इसके ऑल्टरनेट हेडलाइन ये है कि जब हम सब मर जाएंगे तो 2075 में पाकिस्तान जो टॉप होगा. तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि गोरे भाई ने आके आपको एक बड़ी अच्छी पिक्चर दी और हम पाकिस्तानियों ने उसमें भी बताया कि what's the negative angle to that. How is your long-term projection for Pakistan? Yeah, so it so happened कि एक बड़ा मेरी ज़िंदगी में अजीबोगरीब वाक़या हुआ कि somebody I knew related to ended up being a fairly influential figure in this country. तो जब मैं अपनी छुट्टियों पे आता था, तो ऐसे ही ड्राइंग रूम में गपशप लग रही है, तो कोई एकेडमिक बात गपशप लग रही है, तो कई दफ़ा ऐसा होता था कि बात करते करते बड़ी हीटेड सी तू मैं हो जाती थी. अभी मैं सोचता था यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो नहीं करना चाहता था, मतलब कि अगर वो मैं तो किसी को गुस्सा नहीं तो लाना, मैं तो ऐसी एकेडमिक कॉन्वर्सेशन कर रहा था, नहीं करनी तो ना करें इसका. लेकिन मैंने कहा इसका मुझे द बर्डन लाइज ऑन मी कि टू फिगर दिस आउट. एंड क्लासिक मैनेजमेंट कंसल्टिंग स्टाइल मैंने एक 2x2 मैट्रिक्स अपने दिमाग में बनाया. एंड सो वन डिमेंशन वॉज एम्पावरमेंट लेवल. Is the person disempowered or are they empowered? The other dimension was conformity. Are they conformist or are they non-conformist? And as the name suggests, empowerment कि मैं अगर जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता. दूसरा है कि क्या अगर कुछ हमेशा से होता रहे, क्या ये हमेशा होता रहेगा, या ऐसा भी है तारीख़ का आपका इतना मुताला है और आपने इतना ट्रैवल किया हुआ है, आपको पता है कि ऐसे मुल्क भी हैं जिन्होंने, रवांडा जैसे, जहाँ एथनिक अभी हुआ है एथनिक जेनोसाइड, लेकिन वो 4 चांद लग चुके हैं. हाँ. तो अगर आपको जब इल्म होता है इन चीज़ों का तो फिर आप कहते हैं नहीं, तो आप कहते हैं ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अक़लियत में बहुत कम है इस किस्म के लोग, लेकिन हैं इसी इकोसिस्टम में, लक ऑफ द ड्रॉ कह ले, हु आर एम्पावर्ड बिकॉज दे फील लाइक अगर वो कन्विंस हो गए किसी चीज़ के वो कर सकते हैं. एंड दे आर नॉन कन्फॉर्मिस्ट. दे ऑल्सो फील के जस्ट बिकॉज होता रहे इसका ये मतलब नहीं हमेशा होता रहेगा, कुछ मुख्तलिफ भी हो जाएगा. वो देर अ प्लेजर टू एंगेज विद, दे गिव यू एनर्जी एंड आई वुड लाइक टू सपोर्ट देम एज वेल. बट अनफॉर्चुनेटली एंड फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे समझ आ गई कि अगर आप किसी शख्स से बात कर रहे हैं
और आप बात कर रहे हैं जी तब्दीली की और आप ऐसे कर रहे हो, उस शख्स को आप पे गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुन रहा, उसकी तो एक्चुअली ज़िंदगी में वाक़यात हुए हुए हैं और आप किए चले जा रहे हैं बात। आपकी लक ऑफ द ड्रॉ, आप बाहर बैठे हुए थे या आपके साथ अभी तक नहीं हुआ है, शायद बाद में हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है ना, तो आपके अंदर एनर्जी लेवल सही है। हाँ। तो उनको जो सुनाई दे रही है वो फिर इस किस्म की बातें करने लगते हैं। आपके मेरे ख्याल में आप मुल्क से बहुत दूर रह गए हैं, मतलब कि आपको नहीं पता यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, मतलब कि मेरे भाई आप यकीन जाने ये इस तरह नहीं होता है यहाँ पे, या आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, यू नो। सो इस किस्म के डायलॉग शुरू हो जाते हैं और फिर आप उस पर अगर इसरार करेंगे देन यू नो थिंग्स गेट बैड। सो नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, आई डू फील लाइक द सिस्टम इज मेकिंग पीपल डिसएम्पावर्ड एंड कन्फॉर्मिस्ट, राइट, लाइक नॉक्स। अगर वो कभी उनकी बच्चे की तो फितरत में है सवाल पूछना, अगर वो उसके सवाल करने की, और ये खाली यहाँ की बात नहीं, ये तो एजुकेशन सिस्टम जो बाहर के हैं उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जो बच्चे की नेचुरल डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो कन्वर्जेंट कर दी जाती है, एजुकेशन सिस्टम कर देता है। ये डिस्कशन वेस्टर्न वर्ल्ड कह रहा है, तो हमारे यहाँ तो इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें उसको एड्रेस करना। मेक सेंस। मैं इसको रैप अप करना चाहूँगा। मैं नॉर्मली एक 2050 का सवाल पूछता हूँ, वैसे उन्होंने जवाब दे ही दिया अपने उसमें। डू यू थिंक, एक्चुअली सॉरी 2050 वाला मैं सवाल उसका जवाब देना चाहेंगे? हाँ चलें उसके पर आते हैं फिर। देन वन क्वेश्चन बिफोर दैट, हाउ यू नो, अब मैं आजकल और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, एंड द रीज़न फॉर आस्किंग यू इज़ अगेन बिकॉज आप मैक्रो के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को एक तो देख रहे होते हैं, दूसरा ये कि यू आर वेरी क्लोज one way or the other to powerful circles in Pakistan by proxy of your father. Whether you liked it or not, you were just sort of born into it. For 2 weeks vacation, sure, you can say that. Yeah. And so बंदे को एक कम से कम एक दिन ही भी किसी से अगर इंटरेक्शन होती है तो आप एक माइंड मैप तो बनाना शुरू कर देते हैं। मेरा पाकिस्तानियों का ना इस वक्त मसला जो चल रहा है वो चल रहा है सियासत, आजकल की सियासत। और ठीक है, वारंटेड मसला है, एंटरटेनिंग भी है, प्राइम टाइम के ऊपर तो कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है कि घड़ी किधर जा रही है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इट्स फाइन। मैं जनरली जब देखता हूँ ना तो मैं देखता हूँ 10 से 15 साल बाद की लीडरशिप, और ये मैं बहुत दफ़ा पॉडकास्ट से भी दोहरा चुका हूँ कि 15 साल बाद 70% करंट कैबिनेट अल्लाह ताला के पास होगी बिकॉज ऑफ देयर एज एंड द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। That also includes a large number of people that we all know and look up to for answers to our problems. Within that quadrant, a large part of them have come to these positions not because they were rich and powerful forever. हमें लगता ये है क्योंकि noisy वाले वो हैं, but more often than not काफ़ी सारे ऐसे हैं जो student unions के थ्रू आए, जो और बहुत सारे इस तरह के मैकेनिज़म्स के थ्रू इंडस्ट्री में ग्रो किया, अगर इंडस्ट्री में ग्रो करके पे फ्लिप करके पॉलिटिक्स में आ गए। 80s में और लेट 70s और 80s में आपकी ये स्टूडेंट यूनियंस बैन हो गई, डिस्कोर्स ख़त्म होना शुरू हो गई। बाय एंड लार्ज हमने सिविल सोसाइटी को बहुत हद तक डिस्कनेक्ट कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ टेररिज्म एंड एवरीथिंग एज वेल। जो हमारी मोबिलाइजेशन होती है जहाँ पर लीडर्स ऑल्टरनेटिवली, नॉट जस्ट पॉलिटिकल लीडर्स, लीडर्स एज अ होल इमर्ज करना शुरू करते हैं, वो मुझे पर्सनली लगता है कि 20-25 साल इस मुल्क ने लीडर्स नहीं बनाए। पुराने कुछ लीडर्स थे जिन लीडर्स को फिर हमने थोड़ा सा साफ सूफ करके उनको दरमियान में इंटीग्रेट कर दिया, बट फॉर मोस्ट पार्ट हमने लीडर्स नहीं बनाए। हाँ, इसके ऊपर कुछ लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि नहीं जी देखें अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके यूथ विंग्स हैं, वो नीचे से करें, बट अगेन एक आपकी वो स्ट्रीट वाले जो लीडर्स इमर्ज कर रहे हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि रेट्रिक ज़्यादा, सब्सटेंस कम। स्टूडेंट यूनियन वाला बड़ा डिबेट के साथ आता था, यू नो इख्तिलाफ राय रखने वाला होता था, उसको समझ आती थी कि यार मैंने यूनिफाई किस तरह करना है, बहुत सारी और इसके एस्पेक्ट्स थे, उसकी जो अपब्रिंगिंग थी उसमें चीज़ें फ़र्क थी। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त के लीडर्स पाकिस्तान में कहाँ से आएंगे? और when the shift comes, because when I look at Pakistan as someone who's trying to unpack Pakistan, and particularly 2050 का पाकिस्तान, I'm trying to unpack उसका एक तरीका ही कार्य है ना। आप देखते हैं, आप बिजनेस लीडर से बात करते हैं, आपको समझ आती है अच्छा वो किस तरफ जा रहे हैं, इकॉनमी किस तरफ जाएगी, आप जाते हैं फिर आपको साथ, या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप और उस तरह की लीडरशिप के पास जाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि यार उनकी सोच आज क्या है, 10 साल में किस तरह इवॉल्व करेगी,
जिस तरह उनकी सोच इवॉल्व कर रही है उसी तरह से निज़ाम शायद इवॉल्व करना शुरू करेगा। वो मुझे नहीं नज़र आ रही पाकिस्तान के अंदर। डायनेस्ट्स हैं एंड आई एम स्पीकिंग टू देम एज वेल, जो अगली जनरेशन उनकी हैं पोटेंशियली शायद वो लीड करें। बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द फ्यूचर लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान और द लैक देयर ऑफ? Just by chance, I found myself in a certain situation. मैं अपनी दादी के बहुत करीब था। तो बिज़नेस स्कूल से बिल्कुल पहले वो बहुत अरसे से मुझसे कह रही थी उनका जो बचपना था वो दिल्ली में गुजरा था। तो उन्होंने एक दो दफ़ा मुझसे कहा कि मैं मरने से पहले जाना चाहती हूँ। तो खैर जब मुझे मेरा दाखिला हो गया तो मैंने उनको कहा कि चलें, मेरे पास थोड़ा वक्त है, चलना है, चलते हैं। तो मैं आया पाकिस्तान, वीज़ा लगवाया, दादी का भी वीज़ा लगवाया, हम जहाज़ पे चढ़े, मुँह उठा के हम दिल्ली पहुंच गए। अच्छा जी, वहाँ तो आई डिडंट रियलाइज़ कि बोथ कंट्रीज़ वुड एट दैट स्टेज, बिकॉज माई फादर वाज इन पावर एट दैट टाइम, would use that opportunity as a confidence building measure for the two countries, तो वो तो सीन ही बिल्कुल ओवर द टॉप किस्म का हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जहाँ जा रहे हैं, और एंड my grandmother, poor thing, just didn't have the capacity to deal with it, तो in lieu of that I had to deal with it। खैर जो भी हुआ वो ड्रामा शामा हो के ख़त्म भी हो गया। लेकिन एक दिन मुझे उन्होंने इत्तला दी हाई कमिश्नर ने कि आपसे राहुल गांधी मिलना चाहता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मिल लेते हैं। तो खैर मैं उनके घर पहुंच गया। तो विदिन 2 minutes ऑफ टॉकिंग टू हिम मुझे अंदाज़ा हुआ कि उससे ये कहा गया कि मैं उससे मिलना चाहता था। तो मैंने कहा खैर अब क्या बदतमीज़ी करनी कि मैं तो नहीं तुमसे मिलना चाहता था। तो खैर मैंने कहा ठीक है, बैठे हुए तो बैठे हुए। तो आई रियली ट्राई टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम कि यार कैसी ज़िंदगी है, आई ट्राई टू मेक सम लाइट हार्टेड कॉमेंट्स। वो मुझसे हुआ नहीं। कोई साहब भी खड़े हुए थे कमरे के अंदर, मेरे ख्याल में कांग्रेस के ही थे। तो खैर कोई बात नहीं हुई मीनिंगफुल, कि मज़ा नहीं आया। तो जाने से पहले मेरा बड़ा जी चाहा कि मैं उससे कोई बड़ी एकदम ना ओवर द नेट किस्म की बात कह दूँ कि मेरे भाई ये बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है ना स्क्रिप्ट लिखी हुई, जस्ट वॉक अवे, जस्ट नो इट, यू डोंट हैव टू डू दिस, इट इज़ एक्चुअली योर चॉइस। चाहे लोग आपको जो मर्जी है कह रहा हूँ, इट्स योर चॉइस। सो मैं बड़े बोल नहीं बोलना चाहता, मैं खाली ये कहूँगा कि इट्स अ चॉइस। सो इट्स लाइक देखें, एक स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर था जिम कॉलिन्स, जो स्ट्रैटेजी पढ़ाया करता था। उसने फिर आगे जाके उसने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाई टू स्टडी मैनेजमेंट। तो उसने किताब लिखी थी गुड टू ग्रेट। हैव यू रेड इट? आई हैव। ओके, फैंटास्टिक बुक, यखनी है MBA की। तो उसमें उसने ये कहा था कि जी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ही जस्ट स्टडीड व्हाट मेक्स he looked at all the publicly traded companies, and he basically identified 13 companies, his team did, which were third-rate companies. As far back as the management and the employees could remember, they were underperforming the S&P 500 by multiples, third-rate companies. सब समझते थे हम तो third-rate हैं, लेकिन कुछ हुआ जिसकी वजह से वो कंपनियां जो हैं, they then went charted on a course that they were outperforming the S&P 500 by magnitudes for 15 years. तो भाई क्या हुआ? वो किताब उसके बारे में। तो उसमें से कई पहलू हैं, लेकिन एक जो पहलू उसने मेंशन किया, उसने कहा level 5 leadership. Level 5 leadership is when a leader sets his successor up for greater success than themselves. So it requires like longer term thinking in terms of setting your successor up for greater success, succession planning karni hai, greater inclusion. So, and this ties on to the 2050 question as well, ke, a question that used to consume me as well was ke आप बहुत डिज़ायर करते हैं कि यार ये सी चेंज आ जाए, जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं ना कि ये समंदर जो है, जो आपको बिल्कुल ही तूफ़ानी लगता है, ये किसी तरह थम जाए। वो आपके बस की बात नहीं है चीज़। इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल नाउम्मीद हो जाएं। इसका मतलब ये है कि समंदर के बारे में सोचना छोड़ दें, जज़ीरों के बारे में सोचें।
और ज़्यादा चीज़ों के बारे में मत सोचें, इक्के दुक्के बस को पकड़ लें, आप इस ज़मीन पे इतनी देर के लिए रहने वाले हैं, एंड मेक श्योर यू लीव देम इन अ बेटर प्लेस, बिकॉज देयर इज़ नो डाउट दैट वंस यू हैव अ क्रिटिकल मास ऑफ आइलैंड्स द सी calms डाउन. देख लें दुबई. तो work towards doing your part for the sea to calm down. Whether it will calm down, when it will calm down is anyone's guess. But do you think 2050 ka Pakistan would be better than today? With no ifs and buts, but like, what are your thoughts? Yeah, I think it's got a lot going for it. It's यार इसके से भी बातें नहीं कर सकता मैं. can't go into specifics. मैं वो नहीं हूँ, like I'm a rationalist. But I mean, इसमें इसी Good to Great में एक और किताब में एक चीज़ लिखी हुई थी, if I can take a minute. Yeah, go for it. तो उसमें उसने कहा था कि ऑप्टिमिज्म उसने स्टडी की. तो उसने कहा कि जाके मैं एक एडमिरल स्कॉट्सडेल है सेनेटर, उसको जाके मैं कहता ये बंदा, इससे मैं जाके बात करता हूँ. हु इज़ एडमिरल स्कॉट्सडेल, एरिजोना का. ही वॉज अ POW इन वियतनाम. तो ही वॉज द सीनियर मोस्ट POW इन हिज कैंप. खैर वियतनामीज ने बड़ा टॉर्चर किया इनको, तो ख़ासतौर पे क्योंकि सीनियर मोस्ट था, इसकी तो खूब रगड़ा लगा. सो इसने ना सिर्फ अपना मोराल मेंटेन रखा, बल्कि थ्रू मॉरिस कोड, क्योंकि इनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में पानी के अंदर डबोए रखते थे, इसने अपने जितने भी थे ना लोगों को, उनको भी मोराल कायम रखा थ्रू मॉरिस कोड. बात करता था उनसे, क्योंकि बोलते थे तो डंडे पड़ते थे. तो ये गया इसका इंटरव्यू करने के लिए, तो और इससे इसी किस्म के सवाल पूछे, ऑप्टिमिज्म, टेल मी अबाउट व्हाट इज़ ऑप्टिमिज्म. तो कहता है कि आई कुडंट गेट अ स्ट्रेट आंसर फ्रॉम हिम, ही वुडंट एक्सप्लेन व्हाट इट इज़. तो कहते हैं okay, well tell me then, Admiral, who did not survive that experience? Let's flip the question. So Admiral Scott still कहता है the optimists did not survive that experience. तो कहता है वो optimists didn't survive. I think you're the ultimate optimist. कहता है no, there's a difference, there's a slight difference. कहता है जो आपके ख्वाब और उम्मीदें होती है ना, वो आप माथे पे लेके नहीं घूमते, वो आप दिल में उनको दबा के रखते हैं, उनको आप प्रोटेक्टेड रखते हैं. होनी चाहिए, बिल्कुल ख्वाब होने चाहिए, लेकिन वो कहते हैं जिन लोगों ने बड़कियां मारी कि यार इस क्रिसमस, इस न्यू ईयर हम घर जा रहे होंगे, देखना तुम, वो आ गया और चला गया, कि उनका दिल टूट गया, उधर ही मर गया. Interesting. Bilal bhai, thank you so much for coming in. This is very pleasure insightful. Was all mine. And I'm excited to see कि अब आप जो Pakistan के अंदर the areas of your interest are definitely much required and needed, and I hope that you're able to solve those problems soon enough. Thank you so much for taking the time out. बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल. एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अगर आपको एपिसोड पसंद आया, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. किसी बात से एग्री या डिसएग्री करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आके बताएं. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वी टॉक्ड अबाउट टुडे. वुड लव टू हियर योर थॉट्स. इसी के साथ साथ फेसबुक वाले नीचे दी गई हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, TBT कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशन भी लेते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, इंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाली एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. इसी के साथ साथ यहाँ पर कहीं पर ईजी पैसा जायज़ कैश आ रहा होगा. इफ यूड लाइक टू सपोर्ट द चैनल, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. मैं इसी के साथ ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि बाकी हमारी जो एपिसोड्स आ रही हैं आगे पीछे, वो हमारी TBT Go की आ रही हैं, which were recorded earlier. So effectively this is the last podcast that we're recording in the studio for this season. I'm going to be taking a month off and we'll be coming back with season 4. So I would be happy to see you there. But anyways, this was Sayyid Muzamil Hasan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.